हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 9 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री का क्लास ऑलरेडी चल रहा है मेजर पेपर 8 का। तो मेजर पेपर 8 का एक तरफ क्लास चलेगा और एक तरफ मेजर पेपर 9 का हिस्ट्री का क्लास चलेगा, ताकि कम टाइम में आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आप सभी का एग्जाम है, इसीलिए क्लास कंटिन्यू चलेगा। तो आप सभी को कंटिन्यू अटेंड करना है क्लास को और वीडियो को अंत तक देखना है। तो आज का ये जो क्लास है ये थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि जितना भी चैप्टर फर्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है, करीब 15 से 16 क्वेश्चन दिया हुआ है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों दिया गया है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नोट डाउन करते चलना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसे आ भी सकता है। तो इसीलिए आप सभी को नोट डाउन करते चलना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ औरंगजेब डेथ इन 1707। औरंगजेब की मृत्यु के समय भारत की स्थिति का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया है, तो लॉन्ग में ही आंसर आपको लिखना है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय भारत की स्थिति अत्यंत जटिल और संकटपूर्ण हो चुकी थी। इसका क्या कहने का मतलब? इसका कहने का मतलब है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस समय देश की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी और परेशान कर देने वाली स्थिति पैदा हो चुकी थी। तो हर तरफ समस्या ही समस्या दिखाई दे रहा था और देश का हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। कब? तो 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी उस टाइम में। तो ये आपको याद रखना है। बाहरी रूप से मुगल साम्राज्य बहुत विशाल दिखाई देता था, लेकिन अंदर से वह कमजोर और विघटन की स्थिति में था। इसका कहने का मतलब है कि बाहर से मुगल साम्राज्य बहुत ही बड़ा और ताकतवर दिखता था, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था और कमजोर हो चुका था। सबसे पहले राजनीतिक स्थिति पर विचार करें तो केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि अगर हम राजनीति की बात करें तो दिल्ली में बैठी सरकार की ताकत कम हो चुकी थी। उस टाइम में दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो थी, केंद्रीय सत्ता, उसकी भी ताकत कम हो चुकी थी। तो औरंगजेब ने लगभग 25 वर्षों तक दक्षिण भारत में युद्ध किए, जिनसे साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई। इसका कहने का मतलब है कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बहुत ही लंबे समय तक, लगभग 25 साल तक युद्ध चला। दक्षिण भारत में 25 साल तक युद्ध चलता रहा कंटिन्यू, जिससे उसकी ताकत क्या हो चुकी थी? पूरी कम हो चुकी थी। इतने लंबे युद्धों ने प्रशासन को अस्थिर कर दिया और प्रांतों पर नियंत्रण कमजोर हो गया। इसका कहने का मतलब है कि इतने लंबे युद्ध के कारण शासन व्यवस्था बिगड़ गया और अलग अलग क्षेत्रों पर सरकार का कंट्रोल कम हो चुका था। प्रांतों का यहाँ पे मतलब है अलग अलग क्षेत्रों का। आगे लिखा गया, सूबेदार और जागीरदार धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे और केंद्र के आदेशों की अवहेलना करने लगे। इसका कहने का मतलब है कि जो अधिकारी अलग अलग जगहों पर शासन करते थे, वे धीरे धीरे अपने मन से काम करने लगे और दिल्ली की बात मानना बंद कर दिया था। आगे लिखा गया है, आर्थिक दृष्टि से भी स्थिति खराब थी। इसका कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। उस टाइम में लगातार युद्धों के कारण राजकोष खाली हो गया था। तो बार बार युद्ध करने से सरकार का खजाना खत्म हो गया था। कृषि व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। इसका कहने का मतलब है कि खेती भी प्रभावित हुई, किसान गरीब हो गए और सरकार को टैक्स कम मिलने लगा। राजस्व का मतलब है टैक्स। व्यापार भी प्रभावित हुआ और आर्थिक असंतुलन बढ़ गया। इसका कहने का मतलब है कि व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा था और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। आगे इसमें आपको और लिखना है, सामाजिक और धार्मिक स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। इसका कहने का मतलब है कि समाज और धर्म से जुड़ी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ जैसे जजिया कर की पुनः स्थापना ने हिंदू जनता में असंतोष उत्पन्न
किया। इसका कहने का मतलब है कि औरंगजेब ने कुछ ऐसे नियम बनाए जैसे कि जजिया टैक्स, यहाँ पे लिखा गया है जजिया कर, कर को हम बोलते हैं टैक्स इंग्लिश में, तो जजिया कर जैसे हिंदू लोग नाराज हो गए। एक मिनट सॉरी, तो औरंगजेब ने कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे हिंदू लोग नाराज हो चुके थे। तो वो जो पहला नियम था वो क्या था, वो था जजिया कर। ऐसे ऐसे कर लगाया गया, नियम बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। आगे लिखा गया है इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो गए, जैसे मराठों, जाटों, सिखों और राजपूतों के विद्रोह। तो लोगों की नाराजगी के कारण अलग अलग जगहों पर क्या हुआ, बगावत शुरू हो चुका था। तो वो कौन कौन सा जगह है, तो इन सभी जगह में विद्रोह शुरू हो चुका था। आगे आपको और लिखना है, सैनिक दृष्टि से भी मुगल सेना कमजोर हो चुकी थी। इसका कहने का मतलब है कि सेना भी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी, तो सैनिकों का मनोबल गिर चुका था और अनुशासन में कमी आ गई थी। इसका कहने का मतलब है कि सैनिकों का हौसला टूट गया था और वे नियमों का पालन भी कम करने लगे थे। आगे आपको लिखना है, इस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के समय भारत एक ऐसा साम्राज्य का उदाहरण था जो बाहरी रूप से शक्तिशाली था, लेकिन अंदर से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से कमजोर होकर पतन की ओर बढ़ रहा था। इसका कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर अगर हम आपको बोले तो मुगल साम्राज्य बाहर से तो मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से हर तरह से कमजोर होकर के धीरे धीरे खत्म होने की ओर जा रहा था। आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सब कमजोर हो चुका था उस टाइम में। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बस इतना ही आंसर आपको लिखना था, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया था, इसीलिए आपको आंसर 6 से 7 पेज में लिखना है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, वॉज द मुगल एम्पायर इन डिक्लाइन एट द टाइम ऑफ औरंगजेब डेथ, गिव आर्गुमेंट्स। क्या औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य पतन की ओर था, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। अब आपको इसमें आंसर लिखना है, इसमें आपको आंसर लिखना है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य स्पष्ट रूप से पतन की ओर अग्रसर था। इसका कहने का मतलब है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो कब हुई थी, कमेंट में बताना है कब मृत्यु हुई थी। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होकर के खत्म होने की तरफ जा रहा था। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे जो साम्राज्य की कमजोरी को दर्शाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा कारण था, इसके पीछे कई बड़े कारण थे जिनसे पता चलता है कि साम्राज्य क्यों कमजोर हो रहा था। यहाँ पे कुछ कारण भी बताया गया है आपको, एक मिनट। आगे लिखा गया, सबसे प्रमुख कारण था निरंतर युद्धों का प्रभाव, यानी सबसे बड़ा कारण था लगातार बार बार होने वाले युद्धों की वजह से बहुत सारा नुकसान भी हो रहा था। तो सबसे बड़ा कारण था युद्ध। औरंगजेब ने अपने शासन काल में अंतिम वर्षों में दक्कन में लंबे समय तक युद्ध किए, जिससे साम्राज्य के संसाधन समाप्त हो गए। इसका कहने का मतलब है कि अपने जीवन के आखिरी समय में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बहुत ही लंबे समय तक लड़ाई की, जिससे पैसे और संसाधन खत्म हो चुकी थी। तो पैसा और संसाधन का कमी हो चुका था युद्ध के वजह से, राजकोष खाली हो गया और सेना थक चुकी थी। इसका कहने का मतलब है कि सरकार का खजाना भी खाली हो चुका था और सेना भी बहुत थक चुकी थी। दूसरा कारण है प्रशासनिक कमजोरी। पहला कारण था युद्ध और दूसरा आपको याद रखना है कमजोरी। तो आपको क्या करना है, इतना लंबा क्वेश्चन का आंसर याद रखना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए टफ हो सकता है, तो इसलिए आपको एक एक पॉइंट याद है ऐसे करके लिख लेना है। पॉइंट नंबर 1 में कि पहला कारण था युद्ध और दूसरा आपको लिख लेना है प्रशासनिक कमजोरी। इससे आपको क्या होगा कि थोड़ा बहुत याद रहेगा, तो एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं आप। तो दूसरा कारण था प्रशासनिक कमजोरी। तो दूसरा कारण था कि प्रशासन कमजोर हो गया था और आगे लिखा गया है, विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत प्रशासन की आवश्यकता थी, लेकिन औरंगजेब के बाद यह व्यवस्था ढीली पड़ गई थी। इसका कहने का मतलब है कि इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए
मजबूत व्यवस्था चाहिए था, लेकिन बाद में यह व्यवस्था क्या हो गया, कमजोर हो चुका था। आगे लिखा गया प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे और उन्होंने केंद्र के प्रति निष्ठा कम कर दी। इसका कहने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारी अपने मन से काम करने लग गए और दिल्ली की सरकार की बात मानना कम कर चुका था। तो ये जो सूबेदार लोग हैं ये सब अपने आप को स्वतंत्र फील करने लगे, अपने मन से ही अपने जगह में रूल करने लग गए थे। तो दिल्ली की सरकार की बात मानना कम कर चुका था। अब तीसरा कारण आपको दिया गया है धार्मिक नीति। तो तीसरा कारण था धार्मिक नीति। इसका कहने का मतलब है कि औरंगजेब की धर्म से जुड़ी नीतियाँ। औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीति ने हिंदू प्रजा और अन्य समुदायों को असंतुष्ट कर दिया। इसका कहने का मतलब है कि उसके सख्त नियमों से हिंदू और अन्य लोग नाराज हो गए थे। इससे विद्रोह हुआ। इससे विद्रोह की संख्या बढ़ गई थी, जैसे मराठा, जाट और सिख विद्रोह। तो ये सब विद्रोह हुआ उस टाइम में। इसी नियम की वजह से लोगों की नाराजगी के कारण कई जगह पर क्या हुआ, विद्रोह होना शुरू हो चुका था। अभी चौथा कारण आपको दिया गया है यहाँ पे। चौथा कारण था उत्तराधिकारी की समस्या, यानी चौथा कारण था कि अलग राजा कौन बनेगा, अगला राजा कौन बनेगा, और इसकी कोई साफ व्यवस्था नहीं थी। आगे लिखा गया मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था, जिसके कारण हर बादशाह की मृत्यु के बाद युद्ध होता था। इसका कहने का मतलब है कि हर बार राजा की मृत्यु के बाद उसके बेटे में लड़ाई होने लग जाता था। जैसे ही राजा मरता था, राजगद्दी के लिए आपस में ही बेटा सब लड़ने लग जाता था। कोई नियम व्यवस्था इसके लिए नहीं बनाया गया था कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। यह परंपरा साम्राज्य को कमजोर करती थी। अगर आपस में ही सब लड़ेंगे तो साम्राज्य कमजोर तो होगा ही। आगे लिखा गया है इन सभी कारणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो चुका था। तो इसका कहने का मतलब है कि इन सभी कारणों से यह साफ पता चलता है कि उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर होकर के खत्म होने की तरफ जा रहा था। तो आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इतना ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द वर्ड ऑफ सक्सेशन रीजन फॉर बहादुर शाह सक्सेस। 1707 के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार वर्णन कीजिए तथा बहादुर शाह की सफलता के कारण बताइए। तो अब आपको आंसर देखना है इसमें। तो आपको इसमें लिखना है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था, जिसे उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद उसके बेटों में राजा बनने के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इसी लड़ाई को उत्तराधिकार युद्ध कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि उत्तराधिकार युद्ध किसको कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है 1707। आगे लिखा गया औरंगजेब की 3 प्रमुख पुत्र जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है। एक पुत्र ये है और दूसरे पुत्र ये है और तीसरा ये है। तो यहाँ पे लिखा गया है, एक मिनट। तो औरंगजेब के 3 बेटे गद्दी चाहते थे तीनों, जिसका नाम दिया गया है। तो पहले का नाम है मुअज्जम, जो बाद में बहादुर शाह बना, जिसका नाम बाद में बहादुर शाह, ये बाद में बहादुर शाह बन चुका था। दूसरा का नाम है मोहम्मद आजम और तीसरे का नाम है कामाख्स, सिंहासन के दावादार थे। तो ये 3 बेटे हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आगे लिखा गया है सबसे निर्णयदायक युद्ध जाऊज के मैदान में हुआ, जहाँ मुअज्जम और आजम के बीच भयंकर लड़ाई हुई। इसका कहने का मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जाऊज नाम की जगह पर हुई, जहाँ मुअज्जम और आजम आमने सामने लड़ने लग गए थे। तो मुअज्जम कौन थे? तो उनके औरंगजेब का ही बेटा था, ये दोनों बेटा था। इस युद्ध में मुअज्जम विजयी हुआ और आजम मारा गया। तो मतलब एक भाई जीत गया और दूसरा भाई मारा गया। अब आगे लिखा गया है इसके बाद मुअज्जम ने दक्षिण की ओर बढ़कर कामाख्या को भी पराजित किया और स्वयं
बहादुर शाह प्रथम के रूप में गद्दी पर बैठ चुका था। इसका कहने का मतलब है कि इसके बाद मुअज्जम दक्षिण भारत की ओर गया और अपने तीसरे भाई कामाख्या को भी हरा दिया था। तो जीत किसकी हुई? तो जीत हुई बहादुर शाह की, जिसका नाम था मुअज्जम, और स्वयं को क्या किया? बहादुर शाह प्रथम के रूप में गद्दी पर बैठ गया। इसके बाद वह खुद राजा बन गया और उसे बहादुर शाह प्रथम कहा जाने लग गया था। बहादुर शाह की सफलता के पीछे कई कारण थे। तो पहला कारण दिया गया है कि वह अपने भाइयों की तुलना में अधिक अनुभवी और परिपक्व था। इसका कहने का मतलब वह अपने भाइयों से ज़्यादा समझदार और अनुभवी था। दूसरा कारण दिया गया, उसने युद्ध में बेहतर रणनीति अपनाई और अपने समर्थकों को संगठित किया। इसका कहने का मतलब है कि उसने युद्ध में अच्छी योजना बनाई और अपने साथियों को अच्छे से तैयार रखा। तीसरा कारण यहाँ पे दिया गया है, उसे कई शक्तिशाली सरदारों का समर्थन प्राप्त था, यानी बड़े बड़े सैनिक नेता उसका साथ दे रहे थे। सैनिक नेता, सरदार का मतलब होता है कि सैनिक नेता, सरदारों का मतलब होता है सैनिक नेता। चौथा कारण यहाँ पे दिया गया है कि उसकी राजनीतिक समझ और संतुलित दृष्टिकोण ने उसे अन्य दावेदारों से आगे रखा। इसका कहने का मतलब है कि उसे राजनीति की अच्छी समझ थी और वह सोच समझ करके फैसला लेता था, इसीलिए वह दूसरों से बेहतर साबित हुआ, बाकी दोनों भाइयों से ज़्यादा बेहतर साबित हुआ। इस प्रकार उसकी सैन्य क्षमता, अनुभव और राजनीतिक कौशल के कारण वह इस संघर्ष में विजयी हुआ। इसका कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर अगर हम बोले तो उसकी युद्ध की ताकत, अनुभव और समझदारी के कारण ही वह विजय हो चुका था, जीत चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी बस इतना ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन ऑन मुगल एम्पायर, यानी उत्तराधिकार युद्धों का मुगल साम्राज्य पर प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। आंसर लिखना है आपको, इसमें आपको लिखना है कि उत्तराधिकार युद्ध ने मुगल साम्राज्य को गहरे स्तर पर प्रभावित किया और उसके पतन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। इसका कहने का मतलब है कि राजा बनने के लिए लड़ाइयाँ ने जो लड़ाई हो रहा था, उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था, तो उत्तराधिकार युद्ध ने मुगल साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और इसके गिरने को जल्दी कर दिया, यानी पतन और तेजी से शुरू हो चुका था और तेजी से मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था। तो सबसे पहले इस युद्ध में विशाल मात्रा में धन और सैनिक शक्ति का नुकसान हुआ। तो इस लड़ाई की वजह से बहुत ही ज़्यादा पैसों का नुकसान हुआ और सैनिक खर्च हो गए और नष्ट हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा सैनिक भी मारे जा चुके थे। तो इससे साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी। तो देश की आर्थिक स्थिति और सैन्य स्थिति दोनों खराब हो चुकी थी। अभी यहाँ पे लिखा गया दूसरा, इस युद्ध ने केंद्रीय सत्ता की प्रतिष्ठा को कम कर दिया। इसका कहने का मतलब है कि दिल्ली में बैठी सरकार की इज्जत और ताकत भी कम हो चुकी थी। बार बार होने वाली उत्तराधिकार संघर्षों से यह स्पष्ट हो गया कि साम्राज्य की स्थिति का अभाव है। इसका कहने का मतलब है कि बार बार होने वाली लड़ाइयों से यह साफ हो गया कि साम्राज्य में शांति और स्थिरता नहीं है। आगे लिखा गया है तीसरा, प्रांतीय शासकों ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी शक्ति बढ़ा ली। इसका कहने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों के जो शासकों ने क्या किया कि शासकों ने इस मौका का फायदा उठा करके खुद को ज़्यादा ताकतवर बना लिया। तो उन्होंने केंद्र से स्वतंत्र होकर अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्त शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। इसका कहने का मतलब है कि उन्होंने दिल्ली की सरकार से अलग होकर के अपने क्षेत्र में खुद का शासन चलाना शुरू कर चुका था। अब चौथा यहाँ पे दिया गया, जनता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। युद्धों के कारण करों में वृद्धि हुई, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। इसका कहने का मतलब है कि इन लड़ाइयों की वजह से बुरा असर आम जनता पर भी पड़ा। तो युद्ध के खर्च को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया गया था, जिससे लोग नाराज हो गए थे। तो अंततः इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की एकता को कमजोर कर दिया और धीरे धीरे पतन की ओर धकेल दिया। इसका कहने का मतलब है कि इन लड़ाइयों की वजह से
मुगल साम्राज्य की एकता टूटने लग गई थी और धीरे धीरे पूरा साम्राज्य खत्म होने की तरफ बढ़ने लग गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी बस इतना ही लिखना था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है एसे ऑन द लेटर मुगल रूलर, यानी उत्तर मुगल शासकों पर विस्तृत निबंध लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है कि औरंगजेब के बाद आने वाले मुगल शासकों को उत्तर मुगल शासक कहा जाता था। इसका कहने का मतलब है कि औरंगजेब के मरने के बाद जो भी मुगल बादशाह बना उन्हें उत्तर मुगल शासक कहा जाता था। तो इनमें बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह आदि प्रमुख थे। इसका कहने का मतलब है कि इन बादशाहों में से कुछ खास नाम यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको नाम यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, ये नाम आपको याद रखना है। तो इन शासकों के समय मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ। इसका कहने का मतलब है कि इनके समय में मुगल साम्राज्य जल्दी जल्दी कमजोर और खत्म होने लग गया था। आगे इनमें आपको और लिखना है कि इन शासकों में नेतृत्व की कमी थी और वे दरबारी षड्यंत्रों में उलझते रहते थे। इसका कहने का मतलब है कि ये बादशाह मजबूत नेता नहीं थे और दरबार की चालबाजी में फंसे रहते थे। सैयद बंधु जैसे शक्तिशाली सरदारों ने सत्ता पर नियंत्रित कर लिया था और वे बादशाहों को अपनी इच्छा के अनुसार बनाते और हटाते थे। इसका कहने का मतलब है कि कुछ ताकतवर लोग थे जैसे कि सैयद बंधु, तो असली सत्ता अपने हाथ में ले चुके थे और ये लोग अपनी मर्जी से किसी को भी बादशाह बना देते थे और किसी को भी कभी भी हटा सकते थे। आगे लिखा गया है इस समय साम्राज्य पर बाहरी आक्रमण भी हुए, जैसे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, जिन्होंने साम्राज्य को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया। इसका कहने का मतलब है कि इस समय में बाहर से भी हमला हुआ था देश पे, जैसे कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया था, जिन्होंने साम्राज्य को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया। इसका कहने का मतलब है कि इन हमलों से देश का पैसा और सेना दोनों कमजोर हो चुका था। आगे लिखा गया है प्रांतों में स्वतंत्र राज्य बनने लगे, जैसे हैदराबाद, बंगाल और अवध। इससे केंद्रीय सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी। इसका कहने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों ने खुद को स्वतंत्र बना लिया था, जैसे कि हैदराबाद, बंगाल और अवध। ये लोग क्या किए कि अपने आप में ही स्वतंत्र होने लग गए थे और अपने एरिया में खुद का रूल बनाने लग गए थे और खुद का रूल ही चलाने लग गए थे। और इससे क्या हुआ कि दिल्ली की सरकार की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। हालांकि इस काल में कला और संस्कृत का कुछ और विकास हुआ। यहाँ पे लिखा गया है कि हालांकि इस काल में कला और संस्कृति का कुछ विकास हुआ। इसका कहने का मतलब है कि इस समय में थोड़ा बहुत कला और संस्कृति का भी विकास हुआ था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह काल पतन और अव्यवस्था का था। लेकिन राजनीति के हिसाब से यह समय बहुत ही खराब था, गड़बड़ी और कमजोरी से भरा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि डिस्क्राइब द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ बहादुर शाह, यानी हिंदी में कहा गया है बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें आपको लिखना है बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक संक्रमण काल के रूप में माना जाता है। इसका कहने का मतलब है कि बहादुर शाह का समय ऐसा था जब मुगल साम्राज्य की एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर जा रहा था। इसका कहने का मतलब है कि मुगल साम्राज्य की जो स्थिति थी वो अच्छे से बुरी की स्थिति की तरफ जा रहा था। यानी पहले मुगल साम्राज्य का स्थिति बहुत ही अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होने लग गई। तो यहाँ लिखा गया कि उसने औरंगजेब के बाद सत्ता संभाली, लेकिन उसे एक कमजोर और समस्याओं से घिरा हुआ साम्राज्य विरासत में मिला। इसका कहने का मतलब उसने का क्या कहने का मतलब है, उसने का मतलब है बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के बाद राज संभाला, लेकिन उसे पहले से ही कमजोर और परेशानियों से भरा हुआ साम्राज्य मिला था जिसको संभालना था। उसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं उसकी नीतियों और विभिन्न शक्तियों के साथ उसके संबंधों से जुड़ी हुई थी। इसका कहने का मतलब है कि उसके समय की मुख्य घटनाएं उसकी नीतियों और अलग अलग लोगों या राज्यों से
उसके संबंधों पर आधारित था। आगे लिखा गया है, सबसे पहले उसने राजपूतों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। इसका कहने का मतलब है कि उसने क्या किया, सबसे पहले राजपूतों के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। उसने जयपुर और जोधपुर के शासकों के साथ समझौता किया और उन्हें शांत करने की कोशिश भी की। इसका कहने का मतलब है कि उसने क्या किया कि जयपुर और जोधपुर के राजाओं से समझौता किया ताकि वे विरोध न करें और उन्हें शांत करने की कोशिश भी की थी। इससे कुछ समय के लिए स्थिरता आई, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं हो सका। इसका कहने का मतलब है कि इससे क्या हुआ कि थोड़े समय के लिए शांति आया, देश में थोड़े समय के लिए शांति आया, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं था। और दूसरा यहाँ पे लिखा गया है, सिखों के साथ उसका संबंध महत्वपूर्ण रहा। आगे लिखा गया, प्रारंभ में उसने गुरु गोविंद सिंह के साथ अच्छे संबंध बनाए। किसने? तो बहादुर शाह प्रथम ने शुरुआत में गुरु गोविंद सिंह के साथ अच्छे संबंध बनाए, लेकिन बाद में बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के खिलाफ बगावत कर दी थी, यानी विद्रोह करने लग गए थे। इससे पंजाब क्षेत्र में अस्थिरता फैल गई और मुगल सत्ता को चुनौती मिली। यानी इससे क्या हुआ कि पंजाब में अशांति फैल गई और मुगल शासन को खतरा भी हुआ। आगे लिखा गया तीसरा, मराठाओं के साथ भी उसका संघर्ष जारी रहा, यानी मराठों के साथ भी उसकी लड़ाई चलती रही है। वह मराठाओं को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सका और वे धीरे धीरे शक्तिशाली हो गए। इसका कहने का मतलब है कि वह मराठाओं को काबू में नहीं कर पाया और वे धीरे धीरे और मजबूत हो गए। आगे लिखा गया, धार्मिक दृष्टि से उसने औरंगजेब की कठोर नीतियों को कुछ हद तक नरम किया और सहिष्णुता अपनाने का प्रयास भी किया। इसका कहने का मतलब है कि उसने औरंगजेब की सख्त धार्मिक नीति को थोड़ा ढीला किया और सभी धर्मों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन वह साम्राज्य को मजबूत करने में सफल नहीं हो पाया। इसका कहने का मतलब है कि इसके बावजूद वह मुगल साम्राज्य को फिर से ताकतवर नहीं बना सका। तो इस प्रकार बहादुर शाह का शासनकाल समस्याओं से भरा हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर हम बोले तो उसका समय समस्याओं से भरा हुआ था और उसने सिर्फ थोड़े समय के लिए हल निकाला, लेकिन असली समस्या खत्म नहीं हुई और साम्राज्य कमजोर ही रह गया था। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, रिव्यू द रिलेशनशिप बिटवीन फर्रुखसियार एंड द सैयद ब्रदर, व्हाई वॉज ही रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन। यानी फर्रुखसियार और सैयद बंधुओं के संबंध की समीक्षा कीजिए, उसे गद्दी से क्यों हटाया। इसमें आपको लिखना है कि फर्रुखसियार और सैयद बंधुओं के बीच संबंध मुगल इतिहास में सत्ता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि फर्रुखसियार और सैयद भाइयों के बीच का रिश्ता सत्ता की लड़ाई का अच्छा उदाहरण है। तो फर्रुखसियार को 1713 में सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी प्राप्त हुई थी। इसका कहने का मतलब है कि फर्रुखसियार को 1713 में सैयद ब्रदर की मदद से राजा बनने का मौका मिला, इसलिए प्रारंभ में वह उनके प्रति आभारी और निर्भर था। इसका कहने का मतलब इसलिए वो शुरुआत में उनका एहसान मानता था और उन पर निर्भर रहता था। तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता था क्योंकि वे बादशाहों को बनाने और हटाने की शक्ति रखते थे। तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता था क्योंकि वे अपनी मर्जी से किसी को भी बादशाह बना दे रहे थे और किसी को भी हटा दे रहे थे। आगे लिखा गया है, शुरुआत में दोनों के बीच सहयोग था। तो शुरुआत में क्या था, एक दूसरे के का साथ मिल रहा था, इसीलिए दोनों के बीच सहयोग भी था। लेकिन धीरे धीरे फर्रुखसियार को यह महसूस होने लगा कि वह केवल नाम मात्र का शासक था और वास्तविक सत्ता सैयद बंधुओं के हाथ में है। इसका कहने का मतलब है कि बाद में फर्रुखसियार को लगा कि वह सिर्फ नाम का राजा है, असली ताकत सैयद बंधुओं के पास थी। तो इसीलिए उसने उनकी शक्तियाँ को कम करने के लिए गुप्त षड्यंत्र रचना शुरू किया। तो इसीलिए वो क्या करता है कि उसने छुप करके सैयद बंधुओं को कमजोर करने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी थी। तो दूसरी ओर सैयद बंधुओं भी फर्रुखसियार पर विश्वास नहीं करते थे। तो दूसरी तरफ सैयद बंधु भी उस पर भरोसा नहीं करते थे और उन्हें डर था कि वह उन्हें हटाने का प्रयास करेगा। तो
तो उन्हें लगता था कि फर्रुखसियार उन्हें सत्ता से हटाना चाहता है। इस अंधविश्वास ने दोनों के संबंध को और खराब कर दिया। इसका कहने का मतलब है कि इस आपसी शक के कारण दोनों के रिश्ते बहुत खराब हो गए। तो अंततः सैयद बंधुओं ने 1719 में फर्रुखसियार को गद्दी से हटा दिया। इसका कहने का मतलब है कि आखिर में सैयद बंधुओं ने 1719 में उसे राजा के पद से हटा दिया और उसकी हत्या भी कर दी गई थी। तो इस प्रकार फर्रुखसियार की कमजोरी, सत्ता संघर्ष और उसकी आपसी अंधविश्वास उसके पतन के मुख्य कारण बन चुके थे। तो कुल मिलाकर अगर हम बोले तो उसकी कमजोरी सत्ता की लड़ाई और एक दूसरे पर भरोसा न होने की वजह से ही उसके गिरने के कारण था। तो उसकी सत्ता कमजोर होने का कारण क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, रिव्यू द वाइजरशिप ऑफ द सैयद ब्रदर एंड स्टेट द रीजन फॉर देयर डाउनफॉल। इसका कहने का मतलब है कि सैयद बंदियों के वजीरत्व का मूल्यांकन कीजिए तथा उनके पतन के कारण भी बताइए। तो इसमें आपको आंसर लिखना है कि सैयद ब्रदर अब्दुल खान और हुसैन अली मुगल दरबार के अत्यंत शक्तिशाली वजीर थे। इसका कहने का मतलब है कि सैयद ब्रदर और मुगल दरबार के सैयद ब्रदर मुगल दरबार के बहुत ताकतवर मंत्री थे। वजीर का मतलब होता है मंत्री। आगे लिखा गया, उन्होंने 18वीं सदी के प्रारंभ में मुगल प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसका कहने का मतलब है कि 18वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने पूरे मुगल शासन को अपने नियंत्रण में ले लिया था। उन्हें किंग मेकर कहा जाता था क्योंकि वे अपनी इच्छा से बादशाह को गद्दी पर बैठा देते थे और अपनी इच्छा से हटा भी देते थे। तो उन्हें वजीरत्व के दौरान प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत था, लेकिन यह नियंत्रण व्यक्तिगत शक्ति पर आधारित था, न कि संस्थागत व्यवस्था पर। इसका कहने का मतलब है कि उनके समय में शासन पर पकड़ मजबूत थी, लेकिन यह ताकत किसी नियम या व्यवस्था पर नहीं बल्कि उनकी अपनी शक्ति पर ही टिकी हुई थी। आगे लिखा गया है, उन्होंने अपने समर्थकों को उच्च पद दिए, यानी उन्होंने अपने लोगों को बड़े बड़े पद दे दिए और अपने विरोधियों को दबाने का प्रयास भी किया, और जो उनके खिलाफ थे उन्हें कमजोर करने या हटाने की कोशिश भी की गई थी। हालांकि उनकी नीतियों से कुछ समय के लिए स्थिरता आई, लेकिन उनकी बढ़ती शक्ति से अन्य दरबारी जैसे तुर्की और ईरानी गुट असंतुष्ट हो गए। इसका कहने का मतलब है कि उनकी नीतियों से थोड़े समय के लिए शांति और स्थिरता आई थी, लेकिन उनकी ज्यादा ताकत से बाकी दरबार के लोग नाराज हो गए थे। तो ये लोग नाराज हो गए थे। आगे लिखा गया है, उनके पतन के मुख्य कारण थे उनकी अत्यधिक महत्वाकांक्षी। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि उनके पतन का एक कारण था उनकी बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी, मतलब बहुत ज्यादा ताकत पाने की इच्छा। आगे लिखा गया है, अन्य सरदारों का विरोध। इसका कहने का मतलब है कि दूसरे बड़े नेताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था और दरबारी षड्यंत्र, दरबार में उनके खिलाफ साजिश भी होने लग गई थी। तो ये सब कारण था, उनका पतन का कारण था। अंततः उनके खिलाफ एक संयुक्त षड्यंत्र रचा गया और उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। आखिर में सबने मिलकर के क्या किया, उनके खिलाफ योजना बनाई और उन्हें सत्ता से हटा दिया। तो इस प्रकार उनकी शक्ति ही उनके पतन का कारण बनी, यानी कुल मिलाकर अगर हम बोले तो उनकी ज्यादा ताकत ही उनके गिरने की वजह बन गई थी। तो उनके पतन का कारण उनकी शक्ति ही बन चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, तो अब तक हम लॉन्ग क्वेश्चन ही कर रहे हैं। टोटल लॉन्ग में आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है और शॉर्ट में 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि अभी काफी क्वेश्चन अभी बचा हुआ है करवाना। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, राइट एन एसे ऑन द रेन ऑफ मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल पर विस्तृत निबंध लिखिए। इसमें आपको लिखना है, मोहम्मद शाह का शासनकाल मुगल साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण चरण था। इसका कहने का मतलब है कि मोहम्मद शाह के समय में मुगल साम्राज्य तेजी से गिरने लगा, इसीलिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह एक कमजोर और विलासी शासक था जिसे शासन के कार्यों में विशेष रुचि नहीं थी। इसका कहने का मतलब है कि वह मजबूत राजा नहीं था और आराम शौक में ज्यादा रहता था।
शासन चलाने में उसकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो शासन चलाने में ज़्यादा दिलचस्प नहीं था। तो वो कैसा राजा था? वो मजबूत राजा नहीं था, बल्कि आराम की जिंदगी जीना चाहता था। आराम और शौक में रहने वाला राजा था। आगे लिखा गया, उसके समय में दरबारी षड्यंत्र और गुटबाजी चरम पर थी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह कमजोर हो गई। इसका कहने का मतलब है कि उसके समय में दरबार में साजिशें और अलग अलग गुटों की लड़ाई बहुत बढ़ गई थी, जिससे क्या हुआ कि सरकार का कामकाज बहुत खराब हो चुका था। प्रशासन व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था। तो कब खराब हुआ? तो मोहम्मद शाह के शासन काल में ऐसा स्थिति हो चुका था। तो उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1739 में नादिर शाह का आक्रमण था। इसका कहने का मतलब है कि उसके समय की सबसे बड़ी घटना 1739 में नादिर शाह का हमला था। यानी 1739 में नादिर शाह हमला करते हैं। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, भारी लूटपाट की और कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। तो नादिर शाह क्या करते हैं कि दिल्ली पर हमला करते हैं और बहुत सारा धन लूट करके ले जाते हैं। वह क्या करते हैं कि कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन जैसी कीमती चीजें भी अपने साथ ले जाते हैं हमला करने के बाद। तो इस घटना, आगे लिखा गया है, इस घटना ने मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। इसका कहने का मतलब है कि इस घटना से क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य की इज्जत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तो इस दौरान प्रांतों में स्वतंत्र राज्य उभरने लगे, जैसे हैदराबाद, बंगाल और अवध। तो इस समय क्या हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों ने खुद को स्वतंत्र बना लिया, जैसे कि हैदराबाद, बंगाल और अवध। तो केंद्रीय सत्ता केवल नाम मात्र की ही रह गई थी। इसका कहने का मतलब है कि दिल्ली की सरकार सिर्फ नाम की ही रह गई थी, असली ताकत खत्म हो चुकी थी। इसीलिए वो जो छोटे छोटे प्रांत थे अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे। हालांकि मोहम्मद शाह के समय कला, संगीत, संस्कृति का विकास हुआ, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह काल अत्यंत कमजोर और अव्यवस्थित था। इसका कहने का मतलब है कि उसके समय में कला, संगीत और संस्कृति का विकास भी हुआ, लेकिन राजनीति के हिसाब से यह समय बहुत ही कमजोर और गड़बड़ी भरा था। तो इस प्रकार उसका शासनकाल मुगल साम्राज्य के पतन को और तेज करने वाला सिद्ध हुआ। कुल मिलाकर बोले तो उसके समय में मुगल साम्राज्य का पतन और तेज हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, डिस्क्राइब द पार्टी पॉलिटिक्स इन द मुगल कोर्ट, व्हाट वेयर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। मुगल दरबार में 1707 से लेकर के 1739 के बीच दलगत राजनीति का वर्णन कीजिए तथा उसके परिणाम बताइए। इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है कि 1707 से 1739 के बीच मुगल दरबार में दलगत राजनीति का अत्यधिक प्रभाव। इसका कहने का मतलब है कि इस समय मुगल दरबार में अलग अलग गुट बन गए थे और राजनीति उन्हीं के बीच चलती थी। तो इस समय विभिन्न गुटों का उदय हुआ, जैसे सैयद बंधु, तुर्की गुट, ईरानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। तो इसका कहने का मतलब है कि कई अलग अलग समूह बन गए थे, जैसे कि सैयद ब्रदर, तुर्की गुट, ईरानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। ये सब गुट का नाम आपको याद रखना है, जो कि उस टाइम में बन चुका था। तो ये सभी गुट सत्ता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि सत्ता पाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। तो इन गुटों के बीच संघर्ष के कारण प्रशासनिक स्थिरता समाप्त हो गई। इसका कहने का मतलब है कि इनकी लड़ाइयों की वजह से सरकार का कामकाज ठीक से नहीं चल पा रहा था, यानी राजनीतिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही थी इनके लड़ाइयों की वजह से। तो बादशाह केवल नाम मात्र के शासक रह गए और वास्तविक सत्ता इन गुटों के हाथ में चली गई। तो इसका कहने का मतलब है कि राजा सिर्फ नाम का ही रह गया था, उसके पास असली ताकत नहीं था। तो असली ताकत किसके पास था? तो असली ताकत इन गुटों के पास चला गया था, जिस वजह से वो अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे और अपना अपना राज्य बना चुके थे। आगे लिखा गया है कि दलगत राजनीति के कारण योग्य व्यक्तियों की अपेक्षा हुई और भ्रष्टाचार बढ़ गया था। तो अच्छे और योग्य लोगों को मौका नहीं मिला और रिश्वतखोरी बढ़ चुकी थी उस टाइम में। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया कमजोर हो गई और साम्राज्य की एकता टूटने लगी। तो सही और गलत फैसला लेना मुश्किल हो गया था।
और पूरे साम्राज्य एकजुट नहीं रह चुका था बल्कि अलग अलग हिस्सों में बंटने लग गया था। तो इसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर हो गया और बाहरी आक्रमण के लिए खुला हो गया, जैसे नादिर शाह का आक्रमण। तो इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य जल्दी जल्दी कमजोर होने लग गया था, पतन की ओर जाने लग गया था और साम्राज्य इतना कमजोर हो गया कि बाहर के लोग आसानी से हमला कर सकते थे, जैसे कि नादिर शाह हमला करते हैं। इस प्रकार दरबारी गुटबाजी मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनी। इसका कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर अगर बोले तो दरबार के अंदर की लड़ाई गुटबाजी की वजह से ही मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा कारण गुटबाजी ही बना। इसके पतन का कारण गुटबाजी बन चुका था। तो आपस की लड़ाई की वजह से ही क्या हुआ, इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो चुका था। तो लॉन्ग में जितना भी क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट में आपसे पूछा गया है स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ औरंगजेब वॉर इन साउथ इंडिया। औरंगजेब के दक्षिण भारत के युद्धों का प्रभाव बताइए। तो दक्षिण भारत के बारे में हम भी अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं, तो हम आपको फिर भी थोड़ा बहुत समझा देते हैं कि क्या आंसर इसमें आपको लिखना है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन में आंसर आपको लिखना है कि औरंगजेब के दक्षिण भारत के युद्धों का मुगल साम्राज्य पर अत्यंत गहरा और दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। ये आप पहले ही समझ चुके हैं। तो ये युद्ध लगभग 25 वर्ष तक चलते रहा, जिससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। लगातार युद्ध के कारण क्या हुआ कि राजकोष भी खाली हो चुका था, सरकार के पास प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त धन ही नहीं था, खत्म हो चुका था पूरा धन युद्ध के कारण। तो सेना भी लगातार युद्ध करते करते थक गई थी, जिससे उसका मनोबल गिर गया और उसकी कार्य क्षमता भी कम हो चुकी थी। तो लड़ाई लड़ते लड़ते सेना भी थक चुकी थी। इसके अतिरिक्त सम्राट का अधिक समय दक्षिण में बिताने के कारण उत्तर भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। तो सम्राट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दक्षिण में बिता चुके थे, इसीलिए उत्तर में क्या हुआ कि उत्तर में उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो कमजोर हो चुका था। तो प्रांतीय सूबेदार और जागीरदार अधिक स्वतंत्र होते गए और उन्होंने केंद्र के आदेशों का पालन करना कम कर दिया था। तो ये जो प्रांत है और सूबेदार हैं, ये क्या किए कि अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे और केंद्र का आदेश पालन करना छोड़ चुके थे। मराठाओं की शक्ति में भी वृद्धि हुई, क्योंकि वे गुरिल्ला युद्ध पद्धति से मुगलों को लगातार चुनौती देते रहे। और इसमें आपको लिखना है कि इस प्रकार इन युद्धों ने मुगल साम्राज्य को आर्थिक, प्रशासनिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया और उसके पतन की प्रक्रिया को भी और तेज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर इतना ही लिखना था। अभी हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया दक्षिण का घाव औरंगजेब के विनाश का कारण बना, समीक्षा कीजिए। इसमें आपको लिखना है कि यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से काफी हद तक सही माना जाता है। दक्षिण भारत के युद्ध औरंगजेब के लिए एक ऐसा घाव की तरह साबित हुआ जो लगातार बढ़ता गया और अंततः उसके साम्राज्य को कमजोर कर गया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के अंतिम 25 वर्ष में दक्कन में समय बिताया, जिससे उसका ध्यान अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों से हट गया था। तो इस युद्ध में उसे कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली, बल्कि मराठाओं की शक्ति और बढ़ गई। युद्धों में अत्यधिक धन खर्च हुआ, जिससे राजकोष भी खाली हो चुका था और आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी। साथ ही सेना भी थक गए थे और उसकी मनोबल भी टूट गई थी। तो उत्तर भारत में प्रशासन कमजोर हो चुका था और विभिन्न क्षेत्र में विद्रोह भी शुरू हो चुका था। तो इस प्रकार दक्षिण में युद्धों ने औरंगजेब को अंदर से कमजोर कर दिया और अंततः उसके साम्राज्य का पतन होना शुरू हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है जजाऊ के युद्ध की समीक्षा कीजिए। तो अब आपको इसके बारे में बताना है कि जजाऊ का युद्ध 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया एक महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच हुआ। तो इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य मुगल सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करना था। यह युद्ध बहुत निर्णायक था, क्योंकि इससे यह तय हुआ कि अगला सम्राट कौन बनेगा। तो बहादुर शाह ने अपनी सैन्य
रणनीति, अनुभव और समर्थकों की सहायता से इस युद्ध में विजय प्राप्त की। इस युद्ध में मोहम्मद आजम की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध का महत्व इस बात में है कि इसने मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी की अनिश्चितता और सत्ता संघर्ष की परंपरा को उजागर किया। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि मुगल साम्राज्य की स्थिरता की कमी थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी बस इतना ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं, इसीलिए दोबारा हम आपको नहीं समझा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिए कि क्या लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि उत्तराधिकार युद्धों को रोकने के लिए औरंगजेब की विभाजन योजना स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको लिखना है औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम समय में यह महसूस किया कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष अवश्य होगा। तो औरंगजेब को ऐसा फील हुआ कि उसके मरने के बाद आपस में उसके पुत्र सत्ता के लिए लड़ाई करेंगे। तो आपको क्या करना है कि औरंगजेब के पुत्रों का नाम कमेंट में बताना है, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि इससे पता चलेगा कि आप कितना ध्यान से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो इस समस्या को रोकने के लिए उसने साम्राज्य को अपने पुत्रों में बांटने की योजना बनाई। तो बेटा आपस में न लड़े, इसके लिए वो क्या करता है कि एक योजना बनाता है कि साम्राज्य को तीनों पुत्र के बीच में बांट दिया जाए। तो उसका उद्देश्य था कि प्रत्येक पुत्र अपने अपने क्षेत्र में शासन करे और आपस में संघर्ष न करे। तो उनका उद्देश्य था कि प्रत्येक उनका जो पुत्र है वो आपस में लड़ाई झगड़ा न करे, बल्कि अपने अपने एरिया में अपना अपना शासन चलाए। तो इस योजना के अनुसार उसने अपने पुत्रों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी देने का विचार किया ताकि वे संतुष्ट रहे और युद्ध न करें। लेकिन यह योजना व्यवहारिक रूप से सफल नहीं हो सकी। इसके पीछे मुख्य कारण था कि मुगल परंपरा में संपूर्ण सत्ता प्राप्त करने की इच्छा अधिक थी और कोई भी राजकुमार केवल एक भाग से संतुष्ट नहीं था। इस प्रकार औरंगजेब की यह योजना उत्तराधिकार युद्ध को रोकने में असफल रही और उसकी मृत्यु के बाद संघर्ष शुरू हो चुका था। तो औरंगजेब जो सोचते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, पुत्रों के बीच बांट देंगे साम्राज्य को, तो ये योजना उनका असफल हो चुका था। और इस योजना जो असफल हुआ, इसके वजह से क्या हुआ कि बाद में पुत्रों के बीच संघर्ष होना शुरू हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इतना ही लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द रीजन फॉर बहादुर शाह सक्सेस इन द वार ऑफ सक्सेशन। तो 1707 के उत्तराधिकार युद्ध ने बहादुर शाह की सफलता के कारण बताइए। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो बहादुर शाह की सफलता के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे पहला कारण था वे अपने भाइयों की तुलना में अधिक अनुभवी और परिपक्व था, यदि अधिक अनुभवी था, जिससे उसे युद्ध प्रशासन दोनों का अच्छा ज्ञान था। दूसरा अगर हम बोले तो उसने युद्ध के दौरान बेहतर रणनीति अपनाई और अपने सैनिक को संगठित रखा। तीसरा अगर हम बोले तो उसे कई प्रभावशाली सरदारों और अधिकारों का समर्थन भी प्राप्त हुआ, यानी सपोर्ट मिला, जिससे उसकी स्थिति मजबूत हुई। चौथा अगर हम बोले तो उसका स्वभाव संतुलित और समझदार था, जिससे वह अपने विरोधियों के मुकाबले अधिक सक्षम सिद्ध हुआ। तो इन सभी कारण के परिणाम स्वरूप वह जाउज के युद्ध में विजय हुआ और मुगल सिंहासन पर बैठने में सफल हो चुका था। तो इन सभी कारण के वजह से वो सफल हुआ, उसको काफ़ी सपोर्ट भी मिला। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको याद रहेगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है आपसे कि बहादुर शाह की प्रशासनिक नीति की समीक्षा कीजिए। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि बहादुर शाह ने अपने शासनकाल में एक संतुलित और उदार प्रशासनिक नीति अपनाने का प्रयास किया था। तो उसने क्या किया कि औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीति को कुछ हद तक नरम किया और विभिन्न समुदायों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश भी की थी। तो उसने राजपूतों के साथ समझौता किया और उन्हें शांत करने का प्रयास भी किया था। साथ ही उसने सिखों और मराठों के साथ भी संतुलित नीति अपनाने की कोशिश की थी। हालांकि उसकी नीतियाँ उदार थी, लेकिन वह उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सका। तो केंद्रीय सत्ता पहले से ही कमजोर थी और प्रांतीय शासक अधिक स्वतंत्र हो चुके थे। इस प्रकार उसकी प्रशासनिक नीति अच्छी होने के बावजूद वह साम्राज्य को मजबूत करने में सफल नहीं हो पाया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी बस इतना ही लिखना था।
क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि 1712 से लेकर के 1713 के उत्तराधिकार युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 1712 से लेकर के 1713 के बीच जो जो युद्ध हुआ उसके बारे में आपको बताना है। तो 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में फिर से उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो चुका था। तो उसके पुत्रों के बीच सिंहासन के लिए लड़ाई हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जहांदार शाह प्रमुख दावेदार के रूप में उभरा। तो इस युद्ध में जहांदार शाह को जुल्फिकार खान का समर्थन मिला, जिसकी सहायता से वह विजयी हुआ और गद्दी पर बैठ चुका था, लेकिन उसका शासन बहुत कमजोर और अल्पकालिक रहा। तो यह युद्ध इस बात का उदाहरण है कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण बार बार लड़ाई होता था और साम्राज्य कमजोर हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि आपको क्या करना है, नोट लिखना है, राइट नोट्स ऑन। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कुछ टॉपिक जिस पे आपको लिखना है। तो आपको किनके बारे में लिखना है, तो आपको लिखना है जहांदार शाह के बारे में। तो जहांदार शाह के बारे में कुछ लाइन आपको लिखना है। तो जहांदार शाह का शासनकाल बहुत ही छोटा और कमजोर रहा है। वह एक विलासी और अयोग्य शासक था, जिसे शासन कार्यों में विशेष रुचि नहीं थी, बल्कि वो एकदम क्या बोलते हैं कि एकदम आराम का जिंदगी चाहता था। वो शासन में इंटरेस्टेड नहीं था। तो वो अपने वजीर जुल्फिकार खान पर पूरी तरह निर्भर था। तो इनके वजह से ही वो युद्ध जीत चुका था। तो उसके शासनकाल में प्रशासनिक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार बढ़ चुका था। उसने गंभीर राजनीतिक समस्याओं को नज़रअंदाज किया, बल्कि वो प्रशासन पे ध्यान ही नहीं देता था। तो अंततः फर्रुखसियार ने उसे पराजित कर गद्दी छीन ली और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार उसका शासन मुगल साम्राज्य के पतन को और तेज करने वाला साबित ही हुआ था। अब दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको लिखना है जुल्फिकार खान के बारे में। तो इनके बारे में भी आपको कुछ लाइन लिखना है। तो जुल्फिकार खान एक योग्य और प्रभावशाली वजीर था, जिसने जहांदार शाह के शासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसने प्रशासन को सुधारने और साम्राज्य को स्थिर करने का प्रयास किया। उसने राजपूतों और मराठों के साथ समझौता की नीति अपनाई, जिससे कुछ समय के लिए शांति मिला, लेकिन उसकी बढ़ती शक्ति से अन्य दरबारी उसे ईर्ष्या करने लग गए थे। अंततः सत्ता संघर्ष में वह सफल नहीं हो सका और उसे पराजय कर सामना करना पड़ा। तो इतना ही लिखना था। अब तीसरा आपको सैयद बंधु के बारे में लिखना है। तो सैयद बंधु के बारे में लिखना है। तो सैयद बंधु अब्दुल खान और हुसैन अली मुगल दरबार के सबसे शक्तिशाली सरदारों में थे। तो उन्होंने मुगल राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई बादशाहों को गद्दी पर बैठाया भी और हटाया भी, जिसके कारण उन्हें किंग मेकर कहा जाने लग गया था। तो उन्होंने प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था, लेकिन उनकी अत्यधिक शक्ति और महत्वाकांक्षी के कारण अन्य दरबारी उनके खिलाफ हो गए थे और अंततः षड्यंत्र के माध्यम से उनका पतन भी हो चुका था। तो षड्यंत्र करके उनको गद्दी से हटा दिया गया था। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया, निज़ाम उल मुल्क के वजीरत्व का मूल्यांकन कीजिए। अब इसको भी जान लेते हैं कि ये क्या है। तो निज़ाम उल मुल्क एक कुशल और दूरदर्शी प्रशासक था, जिसने मुगल प्रशासन को सुधारने का प्रयास किया। उसने भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम किया, लेकिन दरबार की गुटबाजी और कमजोर केंद्रीय सत्ता के कारण उसके प्रयास सफल नहीं हो सके। उसे दरबार की राजनीति से निराशा हुई और उसने मुगल दरबार छोड़ दिया। बाद में उसने हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित की, जो मुगल साम्राज्य के विघटन का प्रतीक था। इस प्रकार उसका वजीरत्व यह दर्शाता है कि उस समय योग्य नेतृत्व होने के बावजूद भी परिस्थितियां इतना खराब थी कि साम्राज्य को बचाना कठिन था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी बस इतना ही लिखना था। तो जितना भी क्वेश्चन था इस चैप्टर में वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। लॉन्ग और शॉर्ट जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया था, टोटल 19 क्वेश्चन था। 10 था आपका लॉन्ग क्वेश्चन और 9 था आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था।
तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है और आंसर भी याद रखना है, समझते चलना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है।